नमस्कार, मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी खबर आपका फायदा। आधी दुनिया में कोरोना वायरस का कोहराम जारी है। मरने वालों का आंकड़ा 3000 के पार जा चुका है और यह थम नहीं रहा है। चीन सहित दुनिया के कई शहरों में कर्फ्यू जैसे हालात बन गए हैं। लोग डर के मारे घरों से बाहर नहीं निकल रहे। सड़कें, मॉल्स खाली पड़ी हुई हैं। ऑफिस, स्कूलों पर ताले लगे हैं तो अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। अकेले कोरोना से बड़ी बड़ी महाशक्तियों की इकोनॉमी घुटने पर आ गई है। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, तेलंगाना में, इंदौर में कुछ लोगों को संदिग्ध पाया गया, जिनकी जांच की गई। पता चला कि दिल्ली और तेलंगाना में एक एक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से नहीं डरने के लिए कहा है। हम भी आपको लगातार कोरोना के खतरों से आगाह कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। लोगों में इसे लेकर डर है, भ्रम है, कंफ्यूजन है। लेकिन ये सारे डर, भ्रम और कंफ्यूजन आज दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारे आज के शो में हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। चीन में कोहराम मचा रहा कोरोना आधी दुनिया तक फैल चुका है। अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले कोरोना के चक्रव्यूह में लाखों लोग फंस चुके हैं। हर घंटे कोरोना के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं। भारत में भी कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। दिल्ली, तेलंगाना और इंदौर में कुछ लोगों को संदिग्ध पाया गया। इन सभी का इलाज चल रहा है। कोरोना वायरस जंगल की आग की तरह दुनिया में फैल रहा है। करीब 70 देश अब तक इसकी चपेट में आ चुके हैं। जिन देशों में कोरोना के मरीज मिले हैं उनमें चीन, थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, इटली और संयुक्त अरब अमीरात सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। गौर करें तो कोरोना ने ज्यादातर ठंडे देशों को अपना शिकार बनाया है, या जहां ठंड का मौसम चल रहा हो। WHO कोरोना वायरस को इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर चुका है। वहीं अमेरिका महामारी की आशंका जाहिर कर रहा है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कोरोना वायरस बाकी वायरस के मुकाबले थोड़ा कम घातक है। इससे पहले 2003 में सार्स चीन से ही फैला था, जिसमें करीब 2000 लोगों की जान गई थी। 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस ने महामारी फैलाई थी, जिसमें 2249 लोगों की मौत हुई। 2009 में दुनिया में स्वाइन फ्लू ने दस्तक दी, जिससे करीब 6 करोड़ लोग प्रभावित हुए और 1.5 से 2 लाख लोगों की जान चली गई। इसके अलावा 2012 में MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम भी वायरस से फैलने वाली खतरनाक बीमारी है, जिसने 858 लोगों की जान ले ली थी। इसके अलावा 2015 में ब्राजील में जीका वायरस का कहर टूटा, जिसने 29 मासूमों को मौत की नींद सुला दिया था। इस हिसाब से देखें तो कोरोना वायरस से मौत की दर महज 2% है। लेकिन जिस तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, ये खतरे की घंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो दुनिया भर में कोरोना ने कहर मचाया, कोहराम मचा हुआ है और अब एक बार फिर दिल्ली में इसने दस्तक दे दी है और साथ ही साथ तेलंगाना में भी एक पॉजिटिव मरीज पाया गया। इससे पहले केरल में कुछ मामले पाए गए थे, पॉजिटिव पाए गए, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो सभी ठीक हो गए थे। बाद में उनकी हालत में बहुत ज्यादा उनकी खराबी नहीं आई। लेकिन अब ये जो नए ताजे मामले आए हैं, इससे हमें कितना चिंता करना चाहिए और हमारी क्या तैयारियां, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ मेरा खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, जो कि मैक्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, जाने माने चिकित्सक हैं। गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर बुद्धिराजा। और हमारे साथ हैं डॉक्टर के अग्रवाल साहब, जो कि चिकित्सक है जाने माने और पूर्व प्रेसिडेंट भी हैं IMA के अग्रवाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। अब जबकि एक बार फिर से कोरोना के मरीज सामने आए हैं, पॉजिटिव पाए गए हैं तेलंगाना में और दिल्ली में। इससे पहले केरल में भी मामले थे, लेकिन वो ठीक हो गए। कितनी चिंता करनी चाहिए हम सबको? सबके मन में अभी एक दहशत सा, एक खौफ का माहौल है।
क्या हमें चिंता करनी चाहिए या हमारी तैयारियां हैं, पूरी हैं? देखिए, मैं चिंता, दहशत, खौफ ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहूँगा जी। ज़रूरी ये है कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं एज अ सिटी, एज अ नेशन, एज अ वर्ल्ड, वो सबसे ज़रूरी है। इनफैक्ट WHO ने क्लियरली कहा है कि वी हैव अ नैरो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम सब कंट्रीज, अपना देश, हम प्रिपेयर्ड रह सकते हैं इसके प्रकोप से बचने के लिए। सो इस टाइप पे हमें बात करनी चाहिए कि देश में हमें क्या करना है ताकि इस वायरस की जो नंबर्स को अफेक्ट कर सकता है उसको हम कर सकें। ये ध्यान हमें ये देना है कि ये इतना फेटल, इतना सीरियस वायरस नहीं है, जैसे आपने भी बताया 1 to 2% इसकी फेटेलिटी रेट है, लेकिन इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, एक आदमी आगे 2 या 3 लोगों को स्प्रेड कर सकता है। तो ये कई देशों ने ये एक वार्निंग डाली है कि जो कंट्रीज हैं जैसे इंडिया है, वो बहुत पॉपुलेशन हाई है, तो वहाँ पे स्प्रेड होने का रिस्क बहुत हाई है। तो ऐसी कंट्रीज में हमने क्या किया है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए? तो आई थिंक अगर हम देश में, लोगों पे, जनता में, पहली बात ये करें, खौफ की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तैयार रहना है। अब वो तैयारी क्या है? कॉमन सेंस चीज़ें हैं कि इन्फेक्शन जैसे दूसरों को स्प्रेड ना हो, उसके लिए हमें फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है, हाथ को साफ रखना है। जब हमें खांसी आए या छींकें तो कैसे करना है, कॉफ एटिकेट्स हैं ताकि दूसरों को ना फैले। अगर हमें कोई भी ऐसे लक्षण लगते हैं तो हम अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर लें, मतलब हम अपने आप को एक कमरे में अपने घर में रखें, अपने आप को हफ्ता 2 हफ्ता, और डॉक्टर के पास जरूर जाएं, डॉक्टर सलाह लें, लेकिन हम डॉक्टर गूगल खुद ना बन जाएं। हम खुद ना सोचें कि अब हमें कोरोना वायरस हो गया, चलो जी अब हमारा टेस्ट करो, वो ठीक नहीं है। तो वो हम पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, हेल्थ केयर फैसिलिटीज पे छोड़ दें डिसीजन कि कब क्या टेस्ट करना है। खुद हम बेसिक सेंस अडॉप्ट करें और प्रिवेंशन करें, वो उस पर ज्यादा ध्यान दें। बिल्कुल सर। डॉक्टर बुद्धिराज, आपने इंपॉर्टेंट बात कही कि हम डॉक्टर गूगल ना बने, जैसे कि हमारी अक्सर आजकल की पीढ़ी की आदत हो गई है कि कुछ भी सिम्टम्स दिखाई दिए, गूगल पे गए और वहीं से अपना इलाज शुरू कर दिया, और हम ये मान भी लेते हैं कि वहां से इलाज करके हम ठीक भी हो गए। ये नहीं करना है। लेकिन प्रिपेयर्डनेस की आपने बात की, अभी ये जो 2 केसेस सामने आए हैं, हमने अपने संवाददाता से बात की है, हालांकि सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन बताया ये जा रहा है, खबर ये है कि ये दोनों के दोनों मरीज, एक इटली से आया था जो दिल्ली में जो पॉजिटिव पाया गया है, और तेलंगाना वाला दुबई से आया था, वो पॉजिटिव पाया गया है। खबर ये आ रही है कि जो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी, या तो थर्मल स्क्रीनिंग हुई नहीं इनकी, और या अगर हुई होगी तो वो उस थर्मल स्क्रीनिंग में पकड़े नहीं गए। इनको इंडिविजुअल ये लोग हॉस्पिटल में आए, सिम्टम्स थे। तो क्या आपको लगता है, जो हम बात कह रहे हैं, सरकार बार बार कह रही है कि 21-22 एयरपोर्ट्स पे हम थर्मल स्क्रीनिंग कर रहे हैं, छोटे बंदरगाहों पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, तो वहां से बाहर से हमारे पास कोरोना वायरस अटैक होने का खतरा कम है? आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी हमारी प्रिपेयर्डनेस पर सवाल उठाता है? देखिए, थर्मल स्क्रीनिंग तब डिटेक्ट करेगी जब पेशेंट को या उस इंसान को फीवर है, और जब आप मास स्क्रीनिंग करते हैं तो कई बार मिस हो सकता है। लेकिन हमें देखना यह है कि बहुत सारे केसेस एसिम्प्टोमेटिक या प्री सिम्प्टोमेटिक फेज में होते हैं। तो हो सकता है ये दोनों इंडिविजुअल्स जब एयरपोर्ट में आए, उनके थर्मल स्कैनिंग की गई, एक्चुअली उनका टेम्परेचर नॉर्मल था, उनको फीवर नहीं था, लेकिन 1-2 दिन बाद लैंड करने के बाद, घर आने के बाद बुखार आए और सिम्टम्स आए। तो ये बहुत कॉमनली हम देखते हैं। इनफैक्ट इस बीमारी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता कि उनको ये बीमारी है। तो जो सीरियस केसेस जो हैं वो सिर्फ 15% के लगभग है, मोर्टेलिटी 1 to 2% है। लेकिन द प्रॉब्लम जो है कि एसिम्प्टोमेटिक फेज में जब इंसान को कोई सिम्टम्स नहीं है, बुखार भी नहीं है, तब भी वो दूसरों को इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। लेकिन ये मैं नहीं कहूँगा कि वो थर्मल स्कैन इनइफेक्टिव थे, या हो सकता है उस टाइम फीवर ही ना रहा हो मरीज को। और प्लस उससे अब तक हमें देखना यह है कि जहाँ जहाँ पे वो कॉन्टैक्ट हुए, जिससे कॉन्टैक्ट हुए, वो हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कैसे करें, जितने लोग पोटेंशियली उनके साथ एक्सपोजर हुआ उनको कैसे क्वारंटाइन करें। जिन देशों ने इन नंबर्स को रोक दिया है या उनकी जो ग्रोथ हो रही है नंबर्स की, केसेस की, वो कम वहाँ पे है जहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स बड़े स्ट्रांग हैं, पब्लिक हेल्थ बड़ी स्ट्रांग है, और केसेस को टाइमली डिटेक्ट करके उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हमने क्वारंटाइन कर लिया है। अगर हम ये कर सकें तो आई थिंक काफ़ी हद तक हम इस महामारी को रोक सकते हैं। डॉक्टर के अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका। आपको लगता है हमारी प्रिपेयर्डनेस प्रॉपर है? और इन दो मामलों की जो हम बात कर रहे थे, बताया जा रहा है कि थर्मल स्क्रीनिंग के द्वारा भी डिटेक्ट नहीं हुए। हालांकि डॉक्टर बुद्धिराजन ने बताया कि कभी कभी एसिम्प्टोमेटिक ये चीजें होती हैं जो पकड़ में नहीं आती हैं, बाद में उनके लक्षण जो है वो सामने आते हैं। आपको लगता है ये टाइम तो
हाँ बोलिए। टाइम टू सिम्टम्स इज 5 डे, टाइम टू सिम्टम्स इज 5 डे, यानी कि फीवर आने में 5वां दिन लगेगा, 7वें दिन में खांसी आती है, 9वें दिन में निमोनिया होता है, 14 दिन में उन लोगों की डेथ होती है जो सीरियस होते हैं। तो अगर पहले 5 दिन के अंदर में अगर आप आ रहे हो तो आपको सिम्टम्स नहीं होंगे, यानी कि अगर आप प्लेन में बैठे हैं, आपको खांसी नहीं है, बुखार नहीं है, तो किसी को पता नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि अगर इस वक्त में ये 67 कंट्रीज में फैल चुका है और 4 कंट्रीज में ये एपिडेमिक चल रहा है, तो इस वक्त में डेफिनेशन के हिसाब से तो ऑलरेडी पेंडेमिक है, और पेंडेमिक के साथ में हर कंट्री को पेंडेमिक की प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, और भारत भी इसकी तैयारियां कर रहा होगा, लेकिन अभी वो दिख नहीं रही हैं तैयारियां, बिकॉज अभी आज के दिन में भी मेडिकल एसोसिएशंस को सरकार ने नहीं बुलाया है या उनके साथ में डिस्कशंस नहीं किए हैं। लेकिन हाँ, जो भी इस वक्त में, क्योंकि 2 केसेस और आ गए हैं और 11 या 12 केसेस जापान से जिनको शिप में हुए थे उनसे भी इनको वापस लेकर आना है, तो इंडिया के अंदर में करीबन 20 इंडियंस में ये बीमारी हो गई है। तो आज की डेट में तो इनको आइसोलेट करके और क्वारंटाइन करके, आइसोलेट करके इनके कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना है ताकि ये बीमारी ना फैले। अगर ये नॉर्मल स्प्रेडर हैं तो इससे बीमारी नहीं फैलेगी, ये इन्फेक्शन यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इनमें से एक भी अगर सुपर स्प्रेडर है, सुपर स्प्रेडर का मतलब है जो एक आदमी 100 लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है, तब खतरा होता है। ऐसा ही एक सुपर स्प्रेडर साउथ कोरिया में एक लेडी थी 61 साल की, ऐसा ही सुपर स्प्रेडर ईरान में था, ऐसा ही सुपर स्प्रेडर एक जहाज में था, जो हमारा जो डायमंड प्रिंसेस है, ऐसा ही सुपर स्प्रेडर जो है चाइना की वुहान लेबोरेटरी में था। तो जब तक हमारी कंट्रीज में केस आएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी सुपर स्प्रेडर नहीं होगा। थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा क्लियर करिए डॉक्टर साहब, के लिए बीमारी वहीं डाई आउट हो जाएगी। डॉक्टर साहब, ये नॉर्मल स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट थोड़ा सा का मतलब होता है, मैं आपको एक डिफरेंस वे में बताऊं। एक आदमी HIV पॉजिटिव है और वो किसी एक औरत के साथ में बिना कंडोम से संभोग करता है, तो उसके चांसेस इन्फेक्शन स्प्रेड होने के 0.1 या 0.2% है। लेकिन उस आदमी को HIV के साथ में अगर STI भी है, सेक्सुअली ट्रांस, यानी कि गोनोरिया भी है समझ लीजिए, तो वो HIV का जो वायरस है वो ज्यादा विरुलेंट हो जाता है और फैलाने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। जिस आदमी के अंदर में वायरस ज्यादा विरुलेंट है, यानी कि वो टेररिस्ट बन गया है हमारे शरीर के अंदर में, तो वो आदमी जब खांसेगा तो कम से कम 100 से 200 लोगों को वो स्प्रेड कर सकता है। जो साउथ कोरिया में जिस चर्च में एक लेडी गई थी और उस लेडी ने 50% लोग जो चर्च के अंदर में थे उसको इन्फेक्ट कर दिया, इसे सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। तो जब तक हमारे देश में स्प्रेडर आएंगे, आप उसको आइसोलेट करेंगे, बीमारी को रोक दोगे, वायरस को मार दोगे। लेकिन कोई सुपर स्प्रेडर आ गया, जैसे कि जो कम्युनिटी में स्प्रेड करेगा, उसमें खतरा ज्यादा होता है, जो कि 4 कंट्रीज में अभी मिल रहा है। ऐसा लगता है कि नॉर्थ अमेरिका यानी कि अमेरिका में भी केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं, वहां पर भी कोई ना कोई एक सुपर स्प्रेडर है, क्योंकि वो बिना कांटेक्ट के 2 मृत्यु हुई और एक आदमी की मृत्यु हुई जिसका कोई कांटेक्ट या कोई हिस्ट्री नहीं थी किसी कोरोना वायरस से, उसके साथ में उसकी मुलाकात हुई हो। तो अभी हमारी कंट्री में लेट्स होप कि ये दोनों लोग सुपर स्प्रेडर नहीं हैं। और जो कि आप देखें केरला वाले को, 2 लड़के इकट्ठे आए, एक ही प्लेन से आए, एक ही जगह उतरे, अलग अलग बस में अपने घर गए और पॉजिटिव हो गए। रास्ते में बस में सब लोगों से मिले, लेकिन वो नॉर्मल स्प्रेडर थे। नॉर्मल स्प्रेडर का मतलब है उनको खांसी नहीं रही होगी और खांसी के कारण से उनकी बलगम नहीं निकली होगी या खांसी से वायरस बाहर नहीं निकले होंगे। अब आप उसी को देखिए, साउथ कोरिया की 61 ईयर ओल्ड फीमेल, जब वो वहां पर गई तो वो लोग जो है सारे वहां पे 1000 लोग जोर जोर से आमीन बोल रहे थे, यानी कि अपना वायरसेस उस लेडी ने इतनी जोर से बाहर निकाला कि कम से कम 50% लोगों को उसने इन्फेक्ट कर दिया। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो अभी कोई पैनिक है, बट हाँ, इन दोनों को आइसोलेट करके अगर ये केरला की तरह बीमारी आइसोलेट हो जाती है तो ये ठीक है। लेकिन अगर ये बीमारी फैलती है मान लीजिए, तो हमें मिटिगेशन करना होगा, सब लोगों को यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेनी होगी और बीमारी को मिटिगेशन करना होगा। देन आवर स्टेट विल बी लाइक एनी अदर कंट्री कि केसेस आ रहे हैं और हम उसको मिटिगेट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक यहाँ पर बात जो डॉक्टर अग्रवाल, जो डॉक्टर बुद्धिराजा भी कह रहे थे कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है, हेल्थ एक्सपेंडिचर पे जो हमारे खर्चे हैं,
स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो हमारा ढांचा है वो दूसरे देशों से थोड़ा लचर है। इस पर सवाल उठते रहे हैं, कैसे में क्या हमें एक्स्ट्रा कॉशियस रहकर एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत है ताकि ये स्प्रेड ना हो, उस पर करेंगे चर्चा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए आपकी खबर आपका फायदा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में एक और मामला सामने आया है, कोरोना का पहला मामला है हालांकि ये दिल्ली का। इसके अलावा तेलंगाना में कोरोना का एक मामला पॉजिटिव पाया गया है। कुल मिलाकर अब तक 5 मामले पूरे भारत में पॉजिटिव पाए गए हैं। और अगर हम दूसरे देशों में जो भारतीय हैं उनको मिलाकर अगर देख लें तो जैसा डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा, तकरीबन 18-20 लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तानी हैं और उनमें कोरोना वायरस के सिम्टम्स जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में हम क्या करें, क्या हमारी तैयारियां पूरी हैं, इसी पर कर रहे हैं हम चर्चा। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, जो ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि अब चीन का एग्जांपल आप ले लीजिए, सिंगापुर का एग्जांपल आप ले लीजिए, साउथ कोरिया का एग्जांपल आप ले लीजिए, यहां तक का ईरान का भी ले लीजिए, पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है, इनकी हेल्थ एक्सपेंडिचर हमसे ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हमसे बेहतर हैं। और आम आदमी के दिमाग में तो एक ही चीज आती है, ऐसे देश जहां पर हेल्थ में ज्यादा खर्च हो रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं, अगर वहां कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो हम जैसे देश जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे हैं, हेल्थ एक्सपेंडिचर हमारा जीडीपी का 1.3 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, हमारे लिए कितना चिंता की बात होनी चाहिए? देखिए, ये चिंता की बात तो मैं कहूंगा पूरे दुनिया के लिए है। अब जहां बात आती है हमारे देश की या जो डेवलपिंग देश हैं जहां पे हेल्थ केयर पे एक्सपेंडिचर कम है, तो इसमें चैलेंज 2 चीजों का है, 2 स्पेक्ट्रम है। एक है प्राइमरी हेल्थ और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं, और दूसरा है आपका हाई एंड हेल्थ केयर, टर्शरी केयर एंड क्वाटरनरी केयर कैसा है। जब भी कोई ऐसा एपिडेमिक, पैंडेमिक या महामारी फैलती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंट्री की पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्रिपेयर्डनेस, जिसके लिए जो बहुत बेसिक चीज है उसके लिए आपको बहुत हाई एंड एक्सपेंडिचर एक्चुअली नहीं चाहिए। अगर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर सेटअप कम्युनिटी लेवल पे, रूरल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सिटी लेवल पे अच्छा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऐसे एपिडेमिक्स को रोक सकते हैं। क्योंकि एपिडेमिक को रोकने के लिए, जैसे हम बार बार बोल रहे हैं, एक चाहिए पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मिथ्स हैं जिनको हमें हटाना है। तो कम्युनिकेशन अवेयरनेस बाय मास मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स 1। नंबर 2 इज कि हमारी कम्युनिटी लेवल पे रीच कैसी है टू द पॉपुलेशन, और उसमें जरूरी नहीं कि हमें डॉक्टर्स चाहिए, उसमें इवन नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एएनएम्स, डाइज ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकती हैं। दूसरा, अगर आप देखें तो हमें हाथ अपने साफ रखने हैं, हाथ धोने हैं, और अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, हम खुद खांसी है, जुकाम है, तो हमें मास्क पहनना है। कभी भी हम ये नहीं कहते कि एक मास होर्डिंग होनी चाहिए या मास बाइंग होनी चाहिए मास्क की। दवाइयों में क्या, इसका कोई खास इलाज है नहीं। अगर आपको सिंपल फ्लू वाले सिम्टम्स हैं, पैरासिटामोल मैक्सिमम चाहिए आपको। तो अगर आप देखें द कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन, आई थिंक कोई भी कंट्री कर सकती है। एक रेडीनेस होनी चाहिए, एक ये कहना कि ये हमारे देश में आएगा ही नहीं इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये लेकिन एटीट्यूड होना सही, ठीक है, आ सकता है हमारे देश में भी आ सकता है। अग्रवाल साहब, जैसा के अग्रवाल साहब भी कह रहे थे कि मेडिकल एसोसिएशन को अभी तक सरकार ने कोई अपने कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। इसके अलावा हमने आरएमएल वाला केस देखा जो दिल्ली में जो मरीज आया है, आरएमएल में जब ये मामला पहुंचा तो मेरे ख्याल से उसके बाद, अगर मैं सही हूं तो उसके बाद क्वारंटीन किया गया। यानी कि मानेसर के पास में हमने एक जरूर एक अलग से स्पेशलिटी अस्पताल बनाया हुआ है, लेकिन उसके अलावा लग नहीं रहा है फिलहाल कि हमने अस्पतालों में कुछ इमरजेंसी व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि कोरोना आया और हम तैयार हैं। के अग्रवाल, क्या मैं सही हूं? क्या हमें और अभी जरूरत है अलर्टनेस की, प्रिपेयर्डनेस? देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आरएमएल एंड सफदरजंग आर नॉट द राइट प्लेस टू पीपल टू गो एंड गेट देम चेकड अप। दोनों की ओपीडीज कम से कम हजारों की तादाद में लोग रोज आते हैं। तो आपको एक ऐसी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल रामलीला ग्राउंड के अंदर में आप एक मेकशिफ्ट ओपीडी बना दीजिए कि कोरोना के पेशेंट्स वहां होंगे जहां चारों तरफ वहां पे कोई भी आदमी की भीड़ नहीं है। अगर आप भीड़ वाले अस्पताल में कोरोना के पेशेंट को, सस्पेक्टेड को भेज रहे हो, वो तो रिसेप्शन पे ढूंढते ढूंढते ही 10 लोगों को इन्फेक्ट कर देगा। बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता कि ये जो आरएमएल में या सफदरजंग में जो फैसिलिटी है वो सही है। ये फैसिलिटी हमेशा एक अलग से ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहां आसपास कोई ना हो, वीरान हो, आप पेशेंट जाए, आप उसको देखो और देखने के बाद में पूरी आप उसके अंदर में सारी
अपनी जो लैब है, जो BSL फैसिलिटीज 2 है, वो सारी आप वहां पे करो। मैं तो नहीं मानता कि इस प्रकार का कोई रीजन होना चाहिए कि RML के अंदर में ही आपको जाना है। दैट्स वन। और पूरे इंडिया में हर स्टेट के अंदर में अगर आप जनरल हॉस्पिटल के भीड़ वाले इलाके में ऐसी चेकअप की फैसिलिटीज रखोगे, वो गलत है। मैं नहीं मानता इस चीज को कि वो सही है। दूसरा ये है कि आपको अगर प्रिपेयर्डनेस रखनी है, मान लीजिए, देन यू हैव टू एस्टिमेट कि अगर हमारे यहाँ पे कोरिया वाला या ईरान वाला या चाइना वाला हाल हो जाता है तो हमारी सिटी में कितने मास्क लगेंगे, कितने बेड लगेंगे, कितने काउंसलर्स लगेंगे, कितने डॉक्टर लगेंगे, कितनी नर्सेज लगेंगी। आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई डिक्लेरेशन अभी तक मिनिस्ट्री ने वेबसाइट पे डाला है ताकि आम जनता को इसके बारे में पता लग सके या आम जनता को विश्वास हो सके। ये हमें पूरा विश्वास है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हैं, अच्छा ही कर रहे होंगे, सब कुछ ठीक कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस वक्त में हेल्थ मिनिस्ट्री के अलावा प्राइवेट सेक्टर को, डॉक्टरों को, सब लोगों को मिलकर आगे बढ़कर इसको रोकना होगा। बिल्कुल। एक जो चीज है, मैं आप दोनों से एक एक छोटा रिएक्शंस पर लेना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है, कुछ बहुत सारी अलग अलग आ रही है। डॉक्टर बुद्धि राजा, आपसे शुरू कर रहा हूं। कहा यह जा रहा है, कुछ रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी, कच्ची पक्की बातें भी सामने आ रही हैं कि जो गर्म देश हैं, जहां पर तापमान ज्यादा है या जिन इलाकों में तापमान ज्यादा है, वहां पर यह वायरस जो है वो कम फैल रहा है, ज्यादा फैल नहीं रहा है, और जो ठंडे प्रदेश हैं जहां पर ठंड ज्यादा है, वहां पर यह तेजी से फैल रहा है। क्या इसका कोई कनेक्शन है तापमान से, या ये सिर्फ मिथ्स हैं? नहीं, बिल्कुल कनेक्शन है जी। अगर आप कोई भी फ्लू वायरस देखें तो जो फ्लू सीजन होता है वो ठंड में होता है। अब जैसे दिल्ली में जो फ्लू सीजन है वो जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी फरवरी में होता है, और अभी हम कॉमन फ्लू, नॉर्मल फ्लू, स्वाइन फ्लू सब देख रहे हैं। नो, ये प्रीवियस फ्लूज जो हमने वायरसेस देखे हैं, जनरली उनका ट्रेंड ये रहा है कि गर्मियों में वो कम हो जाता है और फिर पोस्ट मानसून एक और स्पाइक होती है। तो हर कंट्री में, हर देश में फ्लू सीजन और फ्लू स्पाइक अलग अलग होती हैं। इस वायरस, क्योंकि ये नया वायरस है, आज तक कभी इसका एक्सपीरियंस किसी को नहीं हुआ, तो हमें मालूम नहीं है कि क्या ये भी दूसरे अन्य फ्लू वायरसेस की तरह बिहेव करेगा। अगर करेगा तो समर्स में, अब जैसे मार्च अप्रैल गर्मी शुरू हो जाएगी, तो ये एटलीस्ट इंडिया जैसी वार्म कंट्रीज में इतना प्रकोप नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी इसके बारे में ठोस से कोई कह नहीं सकता। डॉक्टर के अग्रवाल, आपका क्या कहना है? तापमान का कोई कनेक्शन है? और क्या अब जैसे गर्मी बढ़ रही है तो क्या हम इसे समझें कि अब एक राहत वाली खबर है? नहीं, हमें अगर हम ये सोच के चलेंगे कि गर्मी आने वाली है, ये चला जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, मैं मानने को तैयार नहीं हूं। क्योंकि भारत के अंदर में अगर दिल्ली में अभी 22 टेम्परेचर है तो हिमाचल में अभी 8 है। हो सकता है साउथ के अंदर में और ज्यादा हो, कश्मीर के अंदर में हो सकता है अभी भी एक टेम्परेचर लो हो। तो हमारी कंट्री के अंदर में, हम पूरी कंट्री की बात कर रहे हैं, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे हैं। जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दिल्ली के अंदर में गर्मियां आएंगी, खत्म हो जाएगा। लेकिन भारत में कहीं ना कहीं अभी नेक्स्ट 2 महीने तक टेम्परेचर वायरस के सुटेबल मिलेगा और वहां वो कहर ढा देगा। तो मेरे कहने का मतलब है, हमें पूरे नेशन को एज ए होल देख के चलेंगे तो इस वक्त में हमें प्रिपेयर्ड रहना है। क्योंकि 1 महीने के अंदर में इसने चाइना के अंदर में कहर ढा दिया। अभी 1 महीने तक भी, अभी तो फ्लू सीजन चल रहा है पूरे नॉर्थ के अंदर में, और अगर फ्लू सीजन चल रहा है तो कोरोना सीजन भी चल सकता है उसके साथ में। सो आई थिंक एट दिस मोमेंट वी डोंट हैव टू कि भाई चला जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। I personally feel, I don't know why WHO has not yet declared a pandemic. By definition, already ये pandemic है और इसके अंदर में सब कंट्रीज को मिलके इसको लड़ाई करने की जरूरत है। याद रखिए, इस वक्त में कोरोनाइटी नहीं होनी चाहिए। सब लोग कोरोना नमस्ते करें एक दूसरे को, नो कांटेक्ट पॉलिसी, हाथ मत लगाएं, हग ना करें एक दूसरे को। जो आदमी खांस रहा है, उसको बुखार है, उससे 3 फुट दूर रहे, उसको बोले कि वो मास्क पहने। और जिस आदमी को याद, नो फीवर, नो कोरोना, नो ब्रेथलेसनेस, नो एडमिशन। अगर आपका कोरोना पॉजिटिव भी है, घर में 14 दिन के लिए रहिए, और एडमिशन उन्हीं को जरूरत है जिन लोगों को ब्रेथलेसनेस है। तो आइए हम सब लोग यही प्रेयर करें कि ये जो 2 केस आए हैं, ये भी केरला की तरह नॉन हल्के वाले स्प्रेडर हैं, माइल्ड स्प्रेडर हैं। ये कम्युनिटी के अंदर में बीमारी को ना फैलाएं, और अगर फैलाए भी तो माइल्ड इलनेस करें, ना कि मेजर इलनेस। 100 में से 20 लोगों को मेजर इलनेस होगी, और अगर 20 को मेजर होगी उसमें से 15 लोगों की मृत्यु होगी। 100 में से 2 लोग मरेंगे। 15 साल से पहले किसी की डेथ नहीं देखी गई है। 49 साल से पहले बहुत कम लोगों की देखी गई है।
मौत उन लोगों की होगी जो कॉमॉर्बिड कंडीशन है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट फेलियर है, वो अपने आप को बचा के रखे। यंग स्कूल कॉलेजेस के अंदर में किसी को अगर कोरोना हो भी जाता है तो वो आम फ्लू की तरह आएगा और जाएगा। जो घर में लोग बड़े बूढ़े हैं उनको अपने आप को बचा के रखना है, वो अपने घर में किसी को अलाउ ना करें जिसको बुखार और खांसी की बीमारी है। बिल्कुल, और हम भी यही उम्मीद करते हैं, जैसा डॉक्टर के अग्रवाल ने कहा, कि ये जो 2 नए मामले सामने आए हैं, नंबर 1 ये सुपर स्प्रेडर्स ना हो, क्योंकि जैसा हमने साउथ कोरिया में देखा, चीन में देखा, जो सुपर स्प्रेडर्स थे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वायरस का फैलाव किया, जिसकी वजह से हालात ज्यादा बिगड़े। अभी तक हिंदुस्तान में जो केरला के 2 मरीज सामने आए हैं वो सुपर स्प्रेडर्स नहीं थे, वो नॉर्मल स्प्रेडर्स थे। उम्मीद यही करते हैं कि दिल्ली और तेलंगाना वाला केस भी सुपर स्प्रेडर ना साबित हो, और अगर इन एनी केस ये वायरस स्प्रेड होता है तो उम्मीद करते हैं कि सरकार के जो दावे हैं वो असलियत में, हकीकत में तब्दील हो, और इसके लिए हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है वो पूरी माकूल साबित हो। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और हमारे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर के अग्रवाल, थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आज के एपिसोड में इतना ही। एक और एपिसोड में नए अंक के साथ, नए मुद्दे के साथ आपसे दोबारा भेंट होगी, तब तक के लिए